नमस्कार मित्रों, आज हम आचार्य चाणक्य द्वारा स्थापित साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि मनोवैज्ञानिक युद्ध से आगे बढ़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यह वीडियो केवल 5 मिनट का रहेगा। विषय शुरू होने के बाद समय शुरू हो जाएगा। मुख्य रूप से चर्चा का विषय यह रहेगा कि भारत के इतिहास में कहाँ कहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के निशान मिलते हैं या उनके प्रमाण मिलते हैं। तो आचार्य चाणक्य से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आचार्य चाणक्य के द्वारा स्थापित जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था या जिसको जो जासूसों द्वारा स्थापित होता था, वह मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद भारत में ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था जिसमें इसके विस्तृत रूप से इसका उपयोग देखा गया हो। केवल एक साम्राज्य को छोड़ करके, और बहुत सफलतापूर्वक इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का उस साम्राज्य में उपयोग किया गया। उस साम्राज्य का नाम है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने उनकी जो माता जी थी, उनके जो गुरु थे, उन्होंने भारत के इतिहास, शास्त्र और सभी तरह का वह अध्ययन उन्हें कराया जो कि एक योद्धा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र उनके अध्ययन से कैसे बच जाता। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसमें मतलब शिवाजी महाराज का क्या रोल था। शिवाजी महाराज का रोल यह था कि जैसे उनका जो युद्ध लड़ने की जो नीति थी, जो उनका तरीका था, वह तरीका कुछ ऐसा था कि वह दुश्मन को अपनी जो चाल है, अपनी जो नीति है, उसका कभी अंदाज़ा लगने नहीं देते थे। वह हमेशा उनको सरप्राइज़ में रखते थे। और मतलब आज के टाइम में कहा जाता है कि जैसे युद्ध के जो युद्ध के मैदान में सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो सरप्राइज एलिमेंट काम करता है। भारत के पास ऐसा कोई खुफिया हथियार हो जिसकी जानकारी चीन को ना हो, पाकिस्तान को ना हो, सोचिए कि वह कितना कारगर युद्ध में साबित होगा। जैसे भारत, ऐसे कई उदाहरण हैं। भारत अभी एक मतलब जिसकी केवल आंशिक रूप से खबरें आती हैं, कभी उसका पूर्ण रूप से, कभी डिटेल्ड खबर नहीं आती। जैसे कभी भारत के मिसाइल सिस्टम और कभी इन चीज़ों पर खबरें आती हैं। एक है काली सिस्टम जिस पर भारत काम कर रहा है। अब उसमें पता नहीं है कि भारत ने कितनी उसमें उन्नति हासिल कर ली है या उसमें कितनी अभी प्रोग्रेस हुई है, और उसके अलावा वो तैयार है या नहीं, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो वह एक सरप्राइज एलिमेंट है दुश्मन के लिए कि वो काली जो है वेपन, जब युद्ध शुरू होगा तो वो क्या काम करेगा, है ना। उस हिसाब से दुश्मन रणनीति नहीं बना पाएगा। कभी अगर वो सरप्राइज एलिमेंट अगर दुश्मन के लिए रहेगा हमेशा, तो दुश्मन कभी रणनीति ही नहीं बना पाएगा उस चीज़ के विरुद्ध में जो कि उसको ज्ञात ही नहीं है ना। ज्ञात ही नहीं है तो रणनीति कहाँ से बनाएगा। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था मराठा साम्राज्य की, तो मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज की जो नीतियाँ थी वो अनप्रेडिक्टेबल थी दुश्मन के लिए। अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से मतलब उनको फ़ायदा मिलता था कि है ना, दुश्मन को पता नहीं होता था कि हमला कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। अघोषित युद्ध हमेशा चलता रहता था। तो ये अघोषित युद्ध जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर कहलाता है। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब आप ये समझ लीजिए कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही एक पार्ट है। तो गोरिल्ला जो शब्द है, वह शब्द कहाँ से आया है? वह आया है जर्मनी की भाषा जर्मन से। तो आप इसका अर्थ गोरिल्ला जानवर से मत लगा लीजिएगा। ये गोरिल्ला शब्द का अर्थ ही है जो अनप्रेडिक्टेबल वॉरफेयर या रणनीति से संबंधित है। गोरिल्ला जानवर अलग है, गोरिल्ला वॉरफेयर अलग है। तो ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, इसके बारे में मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि छापामार युद्ध नीति। तो छापामार युद्ध नीति का शिवाजी महाराज इस्तेमाल करते थे, जिसके कई सारे उदाहरण भारत के इतिहास में हैं। सबसे अच्छा उदाहरण ये है, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शिवाजी महाराज का समझने के लिए आप ले सकते हो कि शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच जो प्रसंग हुआ था, उस प्रसंग को, तो अफजल खान शिवाजी महाराज को ख़त्म करने के लिए निकला था, उनकी सेना, उनके साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए निकला था।
अफजल खान शिवाजी महाराज की तब जितनी बड़ी सेना थी उससे 3 गुना बड़ी सेना लेकर के निकला था और आदिल शाही सल्तनत का सबसे बड़ा सेनापति था। वो शरीर में भी शिवाजी महाराज से कद काठी में काफ़ी ऊंचा था, 7 फुट तकरीबन उसकी ऊंचाई थी। शिवाजी महाराज मुश्किल से 5 फीट 6 इंच के थे और कद काठी में भी काफ़ी तगड़ा था वो शिवाजी महाराज के मुकाबले। जब वो निकला अपने अभियान पर तो जो शिवाजी महाराज हैं कि उन्होंने उसको पत्र लिखा कि मैं आपसे डर गया हूँ, मैं आपसे भयभीत हो गया हूँ, और मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। यह कह कर के उन्होंने पत्र लिखा। वह शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आया सिंहगढ़ के किले में। तो जब वह सिंहगढ़ के किले में मिलने के लिए आया, या कोई हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, सिंहगढ़ का किला नहीं कोई और किला हो, लेकिन हाँ, वो जिस किले में मिलने के लिए आया उसके आसपास बहुत जंगल था। वहाँ उसकी सेना रुकी और संधि कुछ इस तरीके से थी कि आप जब मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मतलब जब हम आपस में मिलेंगे, तो हमारे बीच में किसी प्रकार के कोई सैनिक नहीं होंगे। केवल हमारा एक एक वकील, दोनों का एक एक वकील होगा। जो हमारे अंगरक्षक होंगे वह कक्ष के बाहर ही रुक जाएंगे। तो और हम आपस में कोई हथियार लेकर के नहीं आएंगे। तो जब अफजल खान आया और उसने शिवाजी महाराज को आते ही गले लगाया, तो गले लगाने के बाद उस उसने अपना चाकू निकाला और शिवाजी महाराज को घोंपने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज उसकी इस रणनीति से पहले से जानकारी में थे, मतलब कि वो ऐसा धोखा कर सकता है, या उनको अंदाज़ा था, मतलब उसकी साइकोलॉजी पढ़ लेना कि वह ऐसा कुछ धोखा कर सकता है। और अफजल खान को शिवाजी महाराज की साइकोलॉजी का ना पता होना अफजल खान के लिए घातक साबित हुआ। कैसे कि शिवाजी महाराज को उसने चाकू घोंपा और चाकू शिवाजी महाराज को नहीं लगा, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के अंदर कवच पहना हुआ था। अब शिवाजी महाराज ने भी गुप्त रूप से अपने हाथों में मतलब हाथों की उंगलियों में अंगूठियों के रूप में एक वग्नक नाम का हथियार पहना था दोनों हाथों में। तो वग्नक आप जब इंटरनेट सर्च करेंगे आपको उसकी तस्वीरें मिल जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हथियार वो किस तरीके का है। तो वग्नक उन्होंने उसकी पेट में गड़ा दिए अफजल खान के, और उसकी आंतड़ियाँ बाहर निकाल दी। मतलब थोड़ा विभत्स लग सकता है आपको यह सुनने में, लेकिन वास्तविक प्रकरण यही था। और जैसे ही यह घटनाक्रम हुआ है, शिवाजी महाराज की सेना ने वहाँ पर छापामार युद्ध छेड़ दिया जंगल में। जो 3 गुना बड़ी सेना थी अफजल खान की, उसको समूल ख़त्म कर दिया। मतलब शिवाजी महाराज के सैनिक तो नाम मात्र के भी उनको कैजुअल्टी, यानी कि उन्होंने अपनी जान गंवाई होगी नाम मात्र के सैनिकों ने भी, लेकिन उन्होंने वहाँ उन अफजल खान की सेना को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया, नामो निशान नहीं छोड़ा। तो मेरा कहना क्या है कि उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से कम नुकसान में कितनी बड़ी लड़ाई जीत ली, जो उनके लिए जो उनको ख़त्म करने निकला था उस व्यक्ति को। और अफजल खान के साथ इतना ही नहीं था, अफजल खान ने कई सारे गांव तबाह किए थे, मंदिर तोड़े थे। तो एक तरीके से वह एक खतरा था भारतीय संस्कृति पर। तो इसलिए उसका संहार करना, जिसे कहते हैं कि हम वध करना बहुत ज़रूरी था। तो ये क्षमा करना कि लगभग 4 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैं एक और यहाँ पर कहानी बताना चाहूँगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि शाइस्ता खां औरंगज़ेब का मामा था। उसने औरंगज़ेब से आज्ञा लेकर के और सबसे बड़ी सेना जो हो सकती थी उसको फॉर्मेशन किया, उसका संगठन किया, और वह उस मुग़ल सेना को लेकर के दक्कन की ओर निकला और उसने सबसे पहले पुणे के किले पर हमला किया। शिवाजी महाराज को पता था कि पुणे पर हमला करने आ रहा है, तो उन्होंने पुणे का किला पहले ही खाली कर दिया। उसके लिए वो किला उन्होंने खाली छोड़ दिया कि तुम आओ, तुम यहाँ कब्जा कर लो। उसके बाद शिवाजी महाराज ने एक बारात का स्वांग रचा अपने 12-15 सिपाहियों के साथ। उन्होंने क्या कहते हैं, उस बारात के स्वांग में उस किले में प्रवेश ले लिया, और प्रवेश लेने के बाद गुप्त रास्तों से उन्होंने वहाँ के शस्त्रागार और कुछ पहरेदारों को मार के
और सीधा वो पहुंच गए कहाँ, शाइस्ता खान जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे में, उस कक्ष में। तो आहट से शाइस्ता खां जागा और जागते ही उसने देखा कि शिवाजी महाराज मृत्यु के रूप में उनके उसके सामने खड़े हैं। उसने यह देखते ही कमरे की खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की। उस कोशिश वह जब ये कोशिश कर रहा था, शिवाजी महाराज ने अपनी बर्छी फेंकी, या जो उनके पास जो कृपाण थी वो फेंकी और उसकी उंगलियां काट दी। वह कटी उंगलियां लेकर के अपने भांजे यानी कि औरंगजेब के पास पहुंचा। तो मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उन मतलब और भी जैसे पेशवा बाजीराव हुए, अन्य जो भी लोग हुए, जैसे कि जितने भी पेशवा हुए और उसके अलावा जितने भी जैसे साहू जी महाराज थे, शंभू जी महाराज थे, राजा राम थे, और उनके अलावा जो ताराबाई थी, राजा राम की पत्नी ताराबाई थी, और ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद कोई ऐसा पुरुष नहीं था मराठा साम्राज्य में कि जो राज कर सके। तो उन्होंने अपने पुत्र को, 4 वर्ष के पुत्र को मतलब गद्दी पर बैठा दिया और अब राजपाट चलाने लगी ताराबाई। और ताराबाई के समय में 27 साल का युद्ध छिड़ा, मतलब 27 साल तक वह युद्ध चला। वो युद्ध किसने और किससे लड़ा? वह युद्ध चला था मराठों और मुग़लों के बीच में। 27 साल का युद्ध इस तरीके से था कि औरंगजेब अपनी पूरी सेना, जितनी उसकी ताकत थी, पूरी सेना, पूरा धन लेकर के वह दक्कन की तरफ निकला और उसने यह सोचा कि 1 साल के अंदर वो पूरे मराठा साम्राज्य को ख़त्म करके और दक्कन में अपना राज स्थापित कर लेगा। जैसा कि उसका सपना था कि पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाने का, तो वह दारुल इस्लाम वह मराठा साम्राज्य को ख़त्म किए बिना नहीं कर सकता था, क्योंकि मराठा साम्राज्य बहुत बढ़ चुका था। 270 से ज़्यादा किले उस समय मराठा साम्राज्य के पास थे दक्कन में। तो और दक्कन में सबसे बड़ी ताकत उसमें मराठा हो गए थे। आदिलशाही सल्तनत वह छोटी पड़ गई थी। तो जैसे कि जब वो मराठाओं को कुचलने के लिए निकला तो उसने क्या कहते हैं, अपनी पूरी सेना ली, पूरा क्या कहते हैं, जितना धन था, पूरे जितने संसाधन थे उसके पास, उसने वो जुटाए और उसने मराठा साम्राज्य पर हमला किया। तो जब उसने वह हमला किया और हमला वह चलता रहा, वो अपना धन खर्च करता रहा, अपने संसाधन खर्च करता रहा, अपने सिपाही खर्च करता रहा, लेकिन 27 साल की लड़ाई में वो एक किला नहीं जीत पाया। उसने कुछ किले जीते, लेकिन वो मराठों की चाल में ही शामिल था। जैसे कि मैंने बताया कि शाइस्ता खां की जो मैंने कहानी बताई शिवाजी महाराज के प्रसंग में, तो ये मराठों ने हमेशा उसको क्या कहते हैं कि जैसे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ दे के रखा, कि उसको कभी पता नहीं चलने दिया कि उनकी रणनीति क्या होगी लड़ने की और किस तरीके से वह अपना अगला वार करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये था मराठा साम्राज्य के बारे में। अगला वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसका उपयोग किया। उसमें थोड़ा एलोबोरेशन रहेगा, इसमें एलोबोरेशन थोड़ा कम था, क्योंकि यह एक जैसे कहते हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है उनकी मराठों की युद्ध नीति और कूटनीति में तो था, लेकिन युद्ध नीति में ज़्यादा था। कूटनीति में भी था, कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण उसने रोल प्ले किया था, लेकिन वह इतिहास का ऐसा भाग है कि जिसको हम अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करके उस सीख सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों का जो इतिहास है वह आज भी हमारे लिए मतलब जैसे हैं कि आप रोज़ जीवन जीने के लिए खाना खाते हैं, वैसे आपको अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझना ज़रूरी है। जीवन के अकॉर्डिंग मतलब जैसे कि जितना जीवन जीना ज़रूरी है उतना ही उसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस राष्ट्र के ऊपर किस किस तरीके से षड्यंत्र किए गए। वो षड्यंत्र आज भी आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं हैं। तो मतलब वो जैसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आपकी साइकोलॉजी को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया उस टाइम में, तो वह मैं एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा, वह मैं वर्णन करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से ये
इम्प्लीमेंटेशन कितना वास्ट हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए, सभी बातों को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर, मतलब ये तो केवल एक 15 मिनट का या 16 मिनट का वीडियो रहेगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय पर और आगे भी अध्ययन करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमसे संवाद करके हमें बताएंगे कि हाँ, आपने क्या नया जाना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई सुझाव है तो वह दीजिए, या कोई प्रश्न है तो वह पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।